हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आ चुका हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेकर। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि समानता का अधिकार क्या है और उसको हमें किस प्रकार से प्रदान किया जाए। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें अपन को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। जो कि आपका आर्टिकल 19 से 22 में, ठीक है। इसमें आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। पहला जो आर्टिकल 19 है उसमें आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, जो कि आर्टिकल 19 में है। फिर है जो अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण या संबंध में संरक्षण, जो कि आपको अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल 20 में है। फिर तीसरा आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि है आर्टिकल 21 में। और फिर है निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, जो कि आर्टिकल 22 में। ठीक है, आज हम इन चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले आप इसमें लिख लीजिए, उसके बाद में अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। देखिए, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की। तो आज का अपना टॉपिक है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जिसमें अपनी पहली जो स्वतंत्रता है या फिर पहला जो अधिकार है उसके बारे में बात करें तो है आर्टिकल 19, जिसमें आपको कितनी 6 अधिकार दिए गए हैं या 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, तो देखिए, अब इसकी सीरीज में चलेंगे। जैसे 19 एक क, फिर आएगा 19 एक ख, ठीक है। फिर आएगा 19 एक ग, फिर आएगा 19 एक घ, फिर आएगा 19 एक र, और फिर आएगा 19 एक छ। बीच में चाय कहाँ गया वो भी बताऊंगा आपको। अब देखिए, 19 एक क में आपको विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आप अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति हैं वो किसी भी सभा में अपने विचार पेश कर सकते हैं, या किसी आप न्यूज चैनल पर जा रहे हो तो वहां पर अपने विचार पेश कर सकते हैं। अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति, ठीक है, आप कहीं भी अपने विचार और अभिव्यक्ति बता सकते हैं या लोगों के सामने उजागर कर सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 1 ए बोल दो या फिर कै बोल दो। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग स्वतंत्रता दी गई है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें आती है आपकी, ठीक है। या फिर राज्य में कहीं भी सभा हो रही हो तो वहां पर अपने आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रताएं आपको दी गई है किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 19 एक कै में। ठीक है, फिर बात करते हैं 19 एक ख की। तो इसमें आपको
शांतिपूर्ण या शांतिपूर्वक सम्मेलन का या सम्मेलन की स्वतंत्रता बोल सकते हो। देखिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अर्थ क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन का मतलब है बिना किसी हथियार के, ठीक है, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के आप शांतिपूर्ण रूप से क्या कर सकते हो? सम्मेलन कर सकते हो। सम्मेलन कर सकते हो, हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल किस में आती है? हिंसा वाले में चली जाती है, ठीक है। हड़ताल हिंसा में आ जाती है। यानी शांतिपूर्ण बिना हथियार के या बिना शस्त्र अस्त्र के आप क्या कर सकते हो? सम्मेलन कर सकते हो। ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। कौन से अनुच्छेद में बात करें तो 19(1) ख में। फिर देखते हैं 19(1) ग की। तो संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ या संगठन बनाने के लिए, यानी आप क्या बना सकते हो? संगठन बना सकते हो। और संगठन है वो देश हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप संगठन बना रहे हो और कोई ऐसा काम कर रहे हो, हिंसा वाले काम कर रहे हो या फिर देश के विरोध में कोई काम कर रहे हो, तो वो संगठन यहाँ पर नहीं चलेगा। संघ या संगठन बना सकते हो, पर उसके नियम क्या है कि वो देश हित में होने चाहिए, ठीक है। कोई हिंसा ना हो, हड़ताल वाले काम उससे न हो। तो ये आपको स्वतंत्रता दी गई है कि 19(1) ग में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपको दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता या अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यानी आपको 19(1) घ अनुच्छेद 19(1) घ में आपको यह स्वतंत्रता दी गई है कि संपूर्ण देश में आप बिना किसी रोक टोक के क्या कर सकते हो? भ्रमण कर सकते हो, यानी घूम सकते हो, ठीक है। अबाध रूप से यानी बिना किसी रोक टोक के आप क्या कर सकते हो? घूम सकते हो, यानी आपको घूमने की स्वतंत्रता दे दी गई है। और कौन से आर्टिकल की बात करें तो 19(1) घ की, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले की। तो निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप संपूर्ण देश में किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, कहीं भी आप क्या कर सकते हो? निवास कर सकते हो, जाकर रह सकते हो। ये आपको क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में क्या कर सकते हो? रह सकते हो। ये आपको क्या है? स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद की बात करें तो 19(1) ठीक है। फिर नेक्स्ट है वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता। वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता मतलब आप पूरे देश में कहीं पर भी क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो, या फिर अपने कोई स्टोर खोलना है, दुकान खोलनी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से अपनी वृत्ति और व्यापार की आपको स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आप आराम से क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो, ठीक है। पहली बात करें तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो किसी भी सभा में, किसी भी न्यूज चैनल पर, कैसे भी, ठीक है, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिर है शांतिपूर्ण सम्मेलन, यानी बिना किसी शस्त्र अस्त्र के आप क्या कर सकते हो? शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन कर सकते हैं। कौन सी चीज नहीं आएगी इसमें? हड़ताल या फिर हिंसा वाली चीजें इसमें नहीं आएगी। फिर बात करें संघ या संगठन बनाने की, तो आप आराम से ऐसा कोई संगठन बना सकते हो या फिर ऐसा कोई संघ बना सकते हो जो कि देश हित में, देश विरोधी नहीं बना सकते बस आप। फिर है अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब आप पूरे देश में कहीं भी बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हो।
उसके बाद में बात करें कि निवास की स्वतंत्रता, यानी आप देश के किसी भी कोने में, किसी राज्य में जाकर आप रह सकते हो, ये आपको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। फिर वृत्ति और व्यापार की स्वतंत्रता, जो कि है आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता देती है, पूरे देश में कहीं भी आप व्यापार कर सकते हो। तो ये आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। किस अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19 में, और फिर बाद में इसके बारे में सीरीज चलेगी 19(1) के बारे में क्या क्या गया इस हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको 6 अधिकार दिए गए हैं या फिर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो कि आप लिख लीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आर्टिकल 19। फिर आगे बात करते हैं अपन आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में आपको अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20, जिसमें अपराध विषय में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यह है आर्टिकल 20। इसमें देखिए 3 व्यवस्थाएं की गई है आपके लिए। पहली व्यवस्था ये है कि कोई पूर्व पद कानून है या प्रभाव कानून है, वो नहीं होगा। देखिए, इसका मतलब ये है, 2 चीजें इसके अंदर। एक तो ये है कि कोई भी व्यक्ति है, उसको तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय जो कानून लागू है उसका क्या नहीं किया हो, उल्लंघन नहीं किया हो। ठीक है, एक तो बात यह है कि या दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण क्या दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने कोई भी अपराध के समय जो भी कानून लागू है उसका क्या ना किया हो, उल्लंघन ना किया हो। ठीक है, या फिर उसको तोड़ा ना हो कानून को। एक बात। फिर दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए जो सजा होती है वही उसको दे सकते हैं, उससे अधिक उसको सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, मतलब अगर उसने जो कोई अपराध कर दिया है तो उस अपराध के लिए जो उसको सजा देनी होती है वही मिलेगी, उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ये है इसके अंदर 2 व्यवस्थाएं। फिर दूसरी व्यवस्था क्या है, दूसरी व्यवस्था है दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति का मतलब है कि कोई व्यक्ति है अगर उसने अपराध किया है तो उसको एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जा सकती है, एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, दोहरी क्षति का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति अगर उसने अपराध किया है तो उसको अपराध के लिए अगर एक अपराध किया तो एक ही उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी, एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, फिर तीसरी चीज स्व अभिशंसन नहीं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है उसने क्या किया हो, अपराध किया हो या जिस पर अपराधी होने का दावा पेश किया गया हो, उसको स्वयं के लिए क्या नहीं किया जा सकता, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, स्वयं के यानी अपने खुद के विरुद्ध क्या नहीं किया जा सकता, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या फिर उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता।
ठीक है, ये 3 व्यवस्थाएं की गई है किसके लिए? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको कौन कौन से संरक्षण दिए जाएंगे। तो ये 3 प्रकार के संरक्षण दिए जाते हैं। अब इसके बारे में धीरे धीरे आप विस्तार से लिख लीजिए। देखिए, पहला है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। ठीक है, इसमें आप ए लगाकर लिखिए, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू कानून का या विधि का क्या ना किया हो, उल्लंघन ना किया हो। फिर दूसरी चीज क्या है? किसी व्यक्ति को अपराध के लिए अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। इसमें कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं हो, जिसमें पहला तो ये है कि कोई भी व्यक्ति है उसको अपराधी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने कोई अपराध के समय कानून जो लागू हो उसका उल्लंघन ना किया हो। दूसरी चीज ये है कि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए क्या नहीं किया जा सकता, अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। दूसरी चीज ये है। ठीक है, ये लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लेना। फिर दूसरे पॉइंट लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको कहता है दूसरी चीज क्या कहती है? दोहरी क्षति नहीं। ठीक है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए या फिर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक सजा या दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, फिर तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है किसी अपराध के लिए
अभियुक्त, अभियुक्त कौन होता है? एक्यूज, या फिर जिसके ऊपर अपराधी होने का दावा हो। अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध क्या नहीं किया जा सकता? साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 20, लिख लीजिए। अब देखिए, ये आपका आर्टिकल 20 या फिर अनुच्छेद 20। फिर देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट की, आर्टिकल 21 की, जिसमें सभी को क्या किया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लोगों को दी गई है। अब देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है? यानी जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये आपके प्राण दैहिक स्वतंत्रता जो कि आपको आर्टिकल 21 में दी गई है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति है, उसको प्राण और दैहिक यानी जीवन जीने का अधिकार तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य ना किया हो जो कि कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। या फिर यूं समझ लीजिए कि प्राण और दैहिक जो स्वतंत्रता है वो आपका विधि की जो प्रक्रिया है, यानी कानून की जो प्रक्रिया है, उसमें लिखे अनुसार ही क्या किया जा सकता है? उसको वंचित रखा जा सकता है किसी व्यक्ति को। कानूनी प्रक्रिया में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर देश में आपातकालीन स्थिति है या फिर आपातकाल भी लग रहा है, राष्ट्रपति शासन भी लागू हो रहा है, तो भी आपको जीवन जीने का अधिकार होगा। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 तब भी आपको दिया जाएगा। उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जैसे कि निजता का अधिकार आपको, ठीक है, और क्या है? स्वास्थ्य का अधिकार है, अपने चिकित्सा सुविधाएं दे सकते हैं आप। फिर है 14 वर्ष तक के जो भी बालक या बालिका हैं उनको निःशुल्क से दे सकते हैं। फिर बात करें तो अवसर की समानता है या फिर अवसर का अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार दिया गया है। तो ये कुछ स्वतंत्रता दी जाती है, बहुत सारी है इसमें, ये तो मैंने 4-5 ही बताई है। बहुत सारी क्या है आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में व्यवस्था की गई है। तो इसमें आप लिख लीजिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, हाँ, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को विधि या कानून की प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, यानी कानून के अंदर तो प्रक्रियाएं हैं, अगर उसमें किसी व्यक्ति को वंचित रखना है इस स्वतंत्रता से तभी रखा जा सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं रखा जा सकता।
ठीक है, उदाहरण के लिए लिख लीजिए आप, निजता का अधिकार, फिर है अवसर का अधिकार, फिर है स्वास्थ्य का अधिकार, और बात करें तो सूचना का अधिकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद में आगे बातें करते हैं अपने। अब देखिए, ये हो गया आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अब इसी के एक भाग है आर्टिकल 21A, या क्या बोल सकते हो आप। ठीक है, आर्टिकल 21A, जिसमें आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जो हुआ था, उसके द्वारा एक व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक या बालिकाएं हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी बिना किसी पेमेंट के उनको शिक्षा देनी है। ठीक है, और ये है अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलानी जरूरी है किसी भी बच्चे को। 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक या बालिकाएं हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलानी जरूरी है, और यह जो प्रत्येक पेरेंट्स है, ठीक है, उनका क्या है, अधिकार है, या फिर बोल सकते हो नियम है उनके लिए, कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक बालिकाएं हैं, उनको निःशुल्क तो और अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलानी ही है। ठीक है, बात करें तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में आया था, इसमें इसको जोड़ा गया है। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को, और एक अधिनियम आया था, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, जो कि आया था आपका 2009 में। ठीक है, जो प्रभावी कब हुआ, तो प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, प्रभावी हुआ था। बाद में क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन कौन सा किया गया, 102वां 2018 में, जिसके द्वारा इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तथा इसके कार्यों का विस्तार किया गया। ठीक है, ये जैसा लिखा रहा हूं वैसा का वैसा लिखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, और ये आया कब था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002
दो के द्वारा इसको शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये जैसा का जैसा लिखा है वैसा का वैसा आप लिख लीजिए, समझने के लिए भी सही रहेगा और याद करने के लिए भी। ठीक है, लिख लीजिए आप ये। अब देखिए ये तो हो गया आर्टिकल 21A। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अब नेक्स्ट जो अधिकार है वो लेते हैं, जो कि आर्टिकल 22 के अंदर, आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, निरोध या हिरासत व गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, निरोध का मतलब होता है हिरासत में। ठीक है, हिरासत और गिरफ्तारी में संबंध में क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद या फिर गिरफ्तार करने के पहले क्या क्या उसको संरक्षण दिए गए हैं, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो देखिए, पहली बात करें तो हिरासत की बात करें तो हिरासत होती है दो प्रकार की। ठीक है, एक तो होती है दंड विषयक, एक होती है निवारक विषयक। देखिए, दंड विषयक और निवारक विषयक दो प्रकार की आपको क्या होती है, गिरफ्तारी या फिर हिरासत होती है। कैसे? दंड विषयक तो वो होती है जिसमें आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, आपको दंड दिया जाएगा, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां पर आपको दोषी सिद्ध कर दिया, तो वो तो हो गई दंड विषयक। दूसरी बात करें निवारक विषयक की, तो निवारक का मतलब है कि ऐसी हिरासत है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कारण जानने का भी अधिकार नहीं होगा। साधारण बात करूं तो आपको केवल शक के आधार पर क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, फिर हिरासत में ले लिया जाएगा। ठीक है, केवल शक के आधार पर। अगर किसी को यह आप पे ऊपर शक होता है कि ये व्यक्ति देश के लिए आगे जाकर खतरा बन सकता है, तो आपको केवल शक के आधार पर क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार की हिरासत हो गई, एक तो दंड विषयक और एक होती है निवारक हिरासत। ठीक है, तो एक एक के बारे में धीरे धीरे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको संरक्षण दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपको दो प्रकार की हिरासत है, जिसमें से पहली आपकी दंड विषयक। दंड विषयक में आपको लिखना है कि व्यक्ति को दंड दिया जाता है, फिर अपराध को स्वीकार किया जाता है, फिर कहां लेकर जाया जाता है, कोर्ट में। तो अदालत में दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक चीज। तो ये तो हो गई दंड विषयक। अब इसमें आपको संरक्षण कौन कौन से दिए गए हैं, तो संरक्षण देखिए, पहला संरक्षण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को पहले सूचना दी जाएगी, सूचना या फिर कारण जानने का अधिकार है। ठीक है, पहली तो उसकी क्या है, स्वतंत्रता या फिर उसको अधिकार क्या दिया गया, क्या संरक्षण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो या फिर हिरासत में ले रहे हो, तो सबसे पहले तो उसको सूचना दी जाएगी
या फिर उसको कारण जानने का अधिकार है कि भैया मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है। फिर दूसरी बात करें तो दूसरा उसको एडवोकेट यानी वकील हायर करने का यानी वकील का अधिकार होगा। स्वयं के लिए वो क्या कर सकता है, वकील हायर कर सकता है। ठीक है। तीसरी बात करें तो उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट दंड विधेयक जो भी होता है वहां पर के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। ठीक है। 24 घंटे में उसे गिरफ्तार किए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। ये क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। 24 घंटे का इसका मतलब यह नहीं है कि आने जाने का जो समय लग रहा है उसमें नहीं। 24 घंटे यानी गिरफ्तार करने के बाद में आने जाने के समय को भी छोड़ दो तो उसके अलावा जो 24 घंटे हैं उसमें आपको क्या किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है। मजिस्ट्रेट है बिना किसी अतिरिक्त निरोध के 24 घंटे में क्या कर सकता है, रिहा करने मजिस्ट्रेट द्वारा बिना किसी अतिरिक्त निरोध के यानी बिना किसी अतिरिक्त हिरासत के आपको 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार किसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास। पहला क्या है, सूचना कारण जानने का अधिकार है। सूचना दी जा सकती है आपको गिरफ्तार करने से पहले या फिर उसको कारण जानने का अधिकार है कि भैया उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। फिर है वकील का अधिकार, उसको वकील करने का अधिकार है स्वयं के लिए, स्वयं के बचाव के लिए वो क्या कर सकता है, वकील की सहायता ले सकता है। फिर है 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य, यानी 24 घंटे के अंदर उसको दंड विधेयक या फिर मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट है उसको 24 घंटे के अंदर रिहा कर सकता है अगर वो दोषी ना हो। दोषी नहीं होगा तो उसको क्या किया जाएगा, 24 घंटे के अंदर बिना किसी और अतिरिक्त हिरासत के उसको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी दंड विषयक जो संरक्षण दिया जाएगा, दंड विषयक हिरासत ये है जिसमें संरक्षण दिए जाते हैं। ये लिख लीजिए आप। उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेते हैं निवारक वाली। अब देखिए ये हो गया दंड विषयक। इसके बाद में अपन दूसरा लेते हैं, वो कौन सा होगा आपका, वो होता है निवारक विषयक या फिर निवारक हिरासत। निवारक हिरासत में आपको बिना किसी कारण या सूचना के क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दूसरी बात करें तो निवारक हिरासत, निवारक हिरासत में क्या किया जा सकता है, बिना किसी सूचना या फिर कारण जानने के बाद में आपको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें आपको क्या नहीं किया जाएगा, अदालत में पेश करके आपके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। ठीक है। अदालत में इसमें पेश किया जाएगा पर इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। बिना किसी सुनवाई के आपको दोषी करार कर दिया जाता है। अब देखिए अदालत में बिना किसी, पहले तो ये लिख लीजिए आप, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तथा अदालत में
बिना किसी सुनवाई के दोषी करार कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई कि निवारक विषय कौन से होते हैं। फिर आपको इसमें कुछ संरक्षण दिए जाते हैं। तो संरक्षण ऐसे नहीं है जैसे पिछले में दंड वाले में, नहीं, इसमें ऐसा नहीं। पहला संरक्षण आपको दिया जाएगा कि आपके जो गिरफ्तारी है उसको 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी आपको अगर गिरफ्तार किया गया है तो आपको 3 महीने तक के लिए क्या किया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। परंतु 3 महीने से ज्यादा क्या नहीं हो सकता, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। परंतु सलाहकार बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड में होते हैं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, फिर न्यायाधीश होते हैं। अगर उन्होंने सलाह के क्या आधार पर बोल दिया कि हाँ इसको बढ़ा दो, तो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी है कि हिरासत में लिए व्यक्ति को, ठीक है, या फिर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अगर आप आधार बताते हो कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर देश के विरुद्ध या फिर देश के हित के विरुद्ध अगर आपको ये लगता है कि इसको नहीं बताना है तो आप उसको ना भी बताए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर उसको आप कारण बताना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं बताए तो कोई अनिवार्य नहीं है कि उसको कारण बताया ही जाए। दूसरी चीज ये, ठीक है। तीसरी चीज की बात करें तो तीसरे ये है कि हिरासत में लेने के बाद में जो भी कानूनी आदेश आता है तो गिरफ्तार किया हुआ व्यक्ति है वो उस कानून के या फिर आदेश के खिलाफ क्या कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, या फिर आप अपनी क्या कर सकता है, स्वयं की टिप्पणी कर सकता है उसके ऊपर, या फिर बोल सकते हैं आपको स्पष्टीकरण दे सकता है अपना। ठीक है, तो ये 3 संरक्षण किसको दिए गए हैं, निवारक वाले गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को। तो पहला तो है कि व्यक्ति को हिरासत में 3 माह से, या फिर ये लिख लीजिए आप, व्यक्ति की हिरासत 3 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक सलाहकार बोर्ड कोई सुझाव न दे या फिर उचित कारण न दे। सलाहकार बोर्ड में होते कौन है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज, पहले लिख लीजिए, इसके बाद में 2 पॉइंट और बच्चे मैं लिखवा देता हूँ। अब देखिए अगले 2 पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट हो गया कि हिरासत में लिए व्यक्ति को, या फिर ये लिख लीजिए, व्यक्ति को हिरासत का
आधार बताया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक हित के विरुद्ध बताना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, कि कोई जरूरी नहीं है उसको बताना ही है। ठीक है, तीसरा है व्यक्ति को यह अधिकार होगा या अधिकार है कि वह हिरासत के, या फिर यूं लिख लीजिए आप, हिरासत में लिए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह कानूनी आदेश के खिलाफ अपनी बात या स्पष्टीकरण दर्ज करे। ठीक है, ये क्या होगा, उसको अधिकार होगा। तो ये आपका निवारक हिरासत लिख लीजिए। इसके बाद में आज का अपना यही टॉपिक था, जिसमें अपने को चारों जो स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। देखिए, मोटा मोटा एक बार फिर से बता देता हूं आपको। स्वतंत्रता का अधिकार है, उन्नीस से 22 तक। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 अधिकार दिए गए हैं आपको। ठीक है, जिसमें 19 एक क्या है, वो किसमें है, विचार की या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर विचार 19 एक है, उसमें आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर 19 एक गए, जिसमें आपको संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर 19 एक गह है, जिसमें आपको अबाध भ्रमण में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता दी गई है। फिर है 19 एक इसमें आपको निवास की स्वतंत्रता दी गई है। फिर 19 एक 6 है, इसमें आपको क्या कहा गया है, वर्ती व व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ये तो हो गया आपका आर्टिकल 19। फिर 20 में क्या कहा है, 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। फिर 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। फिर बीच में आया था 21 ए
ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर है 22, जिसमें क्या किया गया है, निरोध अर्थात हिरासत व गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया। ठीक है, तो ये आपके स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की है। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसके आगे आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।